एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में हमने ये देखा कि जैसे मैंने आपको बताया कि देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट? देयर आर कॉन्ट्रैक्ट्स, लेट्स से वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, और हमारे पास ये जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की क्या एसेंशियल्स है, मतलब क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या चीजें होती हैं जब एक कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन के अंदर आता है। दिस इज व्हाट इट इज। बट बिफोर वी प्रोसीड विद दैट, जो हमारा पूरा प्रोसेस होता है टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, वो कैसे स्टार्ट होता है? जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को ऑफर देती है कोई भी चीज का, राइट? वन पार्टी विल बी गिविंग सम ऑफर, लेट्स से आई एम गिविंग श्वेता एन ऑफर दैट श्वेता, लेट्स start the ice cream business. Now this is an offer which is given by me to the Shweta, and Shweta, if she accepts, Shweta says okay fine, let's start with the let's start it, let's do it. You can take my building, you can take my place to start it, and the money will be yours money. तो मेरा कैपिटल लगेगा एंड श्वेता का प्लेस लगेगा, ठीक है? सो यहाँ पे जो बात आती है, यहाँ पे श्वेता ने जब ये चीज बोल दी, वो इन इटसेल्फ एक एक्सेप्टेंस हो गया। तो एक्सेप्टेंस बाय अनदर पार्टी एंड एन एक्सचेंज ऑफ कंसिडरेशन, उसका कंसिडरेशन क्या हो गया? इन रिटर्न हम क्या करेंगे? हम ये डिसाइड करा कि 50-50% हम रेवेन्यू को शेयर करेंगे। सो ये सब चीजें होती हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। कॉन्ट्रैक्ट में कुछ कुछ एसेंशियल्स होते हैं कि एक पार्टी को ऑफर बनाना चाहिए, दूसरी पार्टी को उस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए, वो एक्सेप्टेंस एक सर्टेन कंसिडरेशन पे बेस्ड होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात तो एक लीगल, एक इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन होना चाहिए कि हम दोनों के बीच में कि अगर कोई इश्यू आए तो हम इसके ऊपर कोई लीगल रिलेशन, उसका इन्फोर्समेंट हो सकता है, यू नो। तो दे आर मोर ऑफ थिंग्स। तो अगर मेयर सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्सिबल, क्योंकि उसका एक इंटेंशन टू कम इनटू अ लीगल obligation. See, however, mere exchange of something for something does not give birth to contract. अगर आप किसी के बदले किसी चीज को कर रहे हो, ऐसे तो बार्टर सिस्टम भी फिर कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है? नहीं ना, वो नहीं आता। बार्टर सिस्टम की जब बात करते हैं, जिसमें एक कमोडिटी को दूसरी कमोडिटी के थ्रू एक्सचेंज किया जाता है, तो ये भी क्या, यहाँ भी कंसिडरेशन है ना? तो ये भी क्या कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में आ जाएगा? नहीं आएगा ये। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज कि इंटेंशन होना चाहिए। इंटेंशन, सी दिस इज रिटन, इंटेंशन इज टू कम इनटू अ लीगल ऑब्लिगेशन। इंटेंशन टू कम इनटू अ लीगल ऑब्लिगेशन, इस पे क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में क्लैट के, कि देयर इज दिस पर्सन ए, वो क्या करता है कि उसके फादर बोलते हैं कि अगर तुम अपने एग्जाम में टॉप कर जाओगे अपनी क्लास में, तो आपको मैं क्या दूंगा? आई एम गोना गिव यू अ मोबाइल फोन, एंड आईफोन दूंगा मैं, ठीक है? तो जब वो उसका बेटा, वो क्या करता है, एग्जाम में उसकी पोजीशन भी अच्छी आ जाती है, फर्स्ट पोजीशन भी आ जाती है, बट प्रॉब्लम क्या होती है कि उसको अपने फादर से आईफोन नहीं मिलता। तो यहाँ पे बात आती है, क्या उसमें इस केस में क्या फादर के सन अपने फादर को सू कर सकता है? तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन बहुत सारे आएंगे एंड स्टूडेंट गेट कंफ्यूज्ड। तो आंसर यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे फादर का कोई इंटेंशन नहीं था टू गेट इनटू अ लीगल ऑब्लिगेशन। कि अगर लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है कि अगर मैं इस चीज को पूरा नहीं करूंगा तो मेरे ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो एक इंटेंशन यहाँ पे मिसिंग है। तो वहां पे एक ऑप्शन आता है, इंटेंशन टू गेट इनटू अ लीगल ऑब्लिगेशन। The son cannot sue his father because there was no intention to get into a legal obligation will be the correct answer, right? एग्जाम्पल समझ लेते हैं यहाँ पे, that if I don't pay money as consideration, अगर मनी को मैं कंसिडरेशन के टाइप में नहीं पे करती, किस चीज के, फॉर बाइंग क्लोथ फ्रॉम अ स्टोर, if I don't pay money as consideration for buying clothes from a store, the owner may bring an action against me in a competent court of law. But in other situation में क्या हो रहा है, if I promise my brother to buy ice cream for him, he cannot sue me for the incompliance of the promise as there is no such legal intention. Legal intention यहाँ पे missing है, यहाँ पे legal intention missing है। किस चीज की इंटेंशन? कि हम एक लीगल रिलेशन में एंटर करेंगे, इस चीज का मिसिंग है। एंड ये वाला जो केस है, ये वाला जो पॉइंट्स पे केस बहुत बार आते हैं आपके पीटी के एग्जाम में। Then there are certain definitions of by Samant, which is an agreement creating and defining an obligation between two parties. यहाँ पे क्या कर रहा है? defining an obligation को क्या कर रहा है? मतलब intention यहाँ पे बात कर रही है ना, intention क्या, कि हाँ मुझे legal obligation के intention के में आना है, right? Then on the other hand, Sir William Anson की बुक है, बट इतना कुछ क्वेश्चन में आता नहीं है ये। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि कौन से सेक्शन में हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स को डिफाइन करा गया है। सेक्शन 10 हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, उसमें ये एसेंशियल्स की मेंशनिंग है। एसेंशियल एलिमेंट्स इन द अग्रीमेंट क्या होते हैं, उसकी मेंशनिंग हमारे सेक्शन 10 में है, और वही अग्रीमेंट फिर फर्दर रिजल्ट करता है कॉन्ट्रैक्ट में। ओके, दैट ओनली रिजल्ट्स इन अ कॉन्ट्रैक्ट।
ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड विथ फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। ऑल एग्रीमेंट्स आर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट हैं अगर दे आर मेड विद द फ्री कंसेंट। ये एग्जैक्टली यही लाइन लिखी हुई है इसमें। तो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट एसेंशियल हो गया था, और द पार्टीज एबल टू गेट इनटू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब पार्टीज की कैपेसिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये सब वन बाय वन हम नीचे से पढ़ेंगे, बट मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रही हूँ किस तरीके से यहाँ पे सी अग्रीमेंट जो होता है ना, यहाँ पे अग्रीमेंट फर्दर कॉन्ट्रैक्ट की पोजीशन पे कब आता है, जब उसका फ्री कंसेंट होता है, दोनों पार्टीज फ्री कंसेंट देके उस अग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट में आई हैं, ठीक है। एबल टू गेट इनटू कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन, मतलब एबल की बात क्या है, साउंड माइंड होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, नॉट बार्ड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। ये तीन चीजें ये एबल टू गेट में ये तीनों चीजें कवर करेंगे हम। विद द लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, विद द लॉफुल ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ क्या बोल रहा है, जो ऑब्जेक्ट हमारा होना चाहिए उसमें एंटर करने का, जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए विद लॉफुल ऑब्जेक्ट, और जो कंसिडरेशन होना चाहिए वो सारे क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अब ये नहीं होना चाहिए कि मैं और श्वेता आइसक्रीम का तो हमने कर दिया, वो तो हम बाहर बाहर दिखाएंगे कि आइसक्रीम का बिजनेस कर रहे हैं, बट अंदर हम ओपीएम का कुछ बिजनेस कर रहे हैं, ड्रग्स का कोई बिजनेस चला रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, इलीगल है, तो यहाँ भी ये प्रॉब्लम आ जाएगी। और क्या है यहाँ पे, कंसिडरेशन भी लॉफुल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहती हूँ कि अगर तुमने इतने इतने काम कर दिया तो मैं उसके बदले तुम्हें ड्रग्स दूंगी, तो वहां पे कंसिडरेशन भी यहाँ पे इलीगल है, राइट। सो वन बाय वन हम अपना एसेंशियल्स को समझते हैं। सबसे पहला तो है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, एक ऑफर होना चाहिए और एक एक्सेप्टेंस होना चाहिए। एक कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा दो पार्टीज या दो से ज्यादा तो होनी चाहिए, मिनिमम तो एटलीस्ट टू पार्टीज एक कॉन्ट्रैक्ट में होनी ही चाहिए, राइट, टू पार्टीज, जहां पे एक पार्टी प्रपोज करती है और दूसरा क्या करता है, एक्सेप्ट करता है उस प्रपोजल को, ठीक है। ऑफर क्या होता है, सी कुछ कुछ जगह पे आप प्रपोजल पढ़ोगे और कुछ कुछ जगह पे आप ऑफर पढ़ेंगे, तो दोनों का ही मतलब एक है। आप प्लीज अपने एमसीक्यूज में क्लैट के एग्जाम में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। जैसे ए प्रपोजेस, तो यहाँ पे लिखा होगा ए ऑफर्स, ऑफर या प्रपोज कौन करता है, प्रपोजी और प्रपोजर, राइट, या फिर ऑफरर, ये लोग प्रपोज करते हैं कोई भी प्रपोजल। ऑफर क्या है, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का फर्स्ट स्टेप ही ऑफर है या फिर प्रपोजल, लाइक यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि प्रपोजल या ऑफर दोनों सेम बात है। इट इज व्हेन समवन ऑफर्स टू डू और डू नथिंग और नॉट टू डू समथिंग, कि अगर तुम नहीं कहा तो मैं ये नहीं करूंगा। जब तुम तो ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है ना, ये भी दिस इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, डूइंग समथिंग और abstaining from doing something, both will become a part of the proposal, right? And even the acceptance also, acceptance can be also doing something and abstaining from doing something, right? Then ये इस एग्जाम्पल को समझते हैं कि A proposed to buy B's house, the Indian Contract Act defines proposal in its interpretation under clause section। ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में आ सकता है कि कहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को प्रपोजल को डिफाइन करा गया है, तो प्रपोजल सेक्शन 2 के सब क्लॉज ए में डिफाइन करा गया है। और क्या कहता है कि व्हेन अ पर्सन एक्सप्रेसेस हिज डिजायर, यहाँ पे देखो एक्सप्रेस करने की बात कर रहा है, किस चीज की, अपनी डिजायर को, क्या, या तो मैं करूंगा टू डू, या तो मैं नहीं करूंगा, या तो मैं करूंगा या तो मैं नहीं करूंगा, इस चीज की डिजायर को वो एक्सप्रेस कर रहा है, राइट, या तो नहीं करूंगा। विद अ व्यू ऑफ गेटिंग देयर अप्रूवल फॉर द सेम, यहाँ पे अप्रूवल की बात यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अप्रूवल हियर, मतलब वो एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ पे एक्सेप्टेंस की बात हो रही है यहाँ पे। सो अप्रूवल फॉर द सेम इज सेड टू बी मेकिंग अ प्रपोजल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि नॉट टू डू समथिंग विद द व्यू ऑफ गेटिंग द अप्रूवल, मतलब कि अगर दूसरे पर्सन ने क्या करा, एक्सप्रेस करा अपना एक ऑफर, और दूसरे पर्सन ने उस ऑफर को अप्रूव कर लिया या फिर एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अब जहाँ पे अप्रूव ऑफर को दिया गया है और दूसरा पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है, तो यहाँ पे इसके बाद ये क्या बन जाता है, एक प्रपोजल बन जाता है। ऑफर को एक्सेप्ट करा गया, यहाँ पे ये प्रपोजल बन जाएगा, फिर प्रपोजल में एक कंसिडरेशन आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, इसके बाद अग्रीमेंट बन जाएगा। फिर जब ये अग्रीमेंट में अगर हम लीगल एनफोर्सिबिलिटी डाल देंगे जो कि हमारा सेक्शन 10 में है, तो क्या बन जाएगा, ये फाइनली ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ये एक चार्ट की फॉर्म में आप याद कर सकते हो। ऑफर, नंबर 2 एक्सेप्टेंस, नंबर 3 प्रपोजल, नंबर 4 कंसिडरेशन ऐड करा जाएगा, नंबर 5 अग्रीमेंट बन जाएगा, नंबर 6 लीगल एनफोर्सिबिलिटी सेक्शन 10 की ऐड करने के बाद ये नंबर 7 पे आ जाता है, विच इज फाइनली आर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है।
तो एन ऑफर शुड बी डेफिनेट। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऑफर जो हम यहाँ पे दे रहे हैं, ये इस ऑफर की जो बात कर रहे हैं, ये क्या होना चाहिए, ये ऑफर क्या होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, एग्जैक्टली होना चाहिए कि क्या आप उसमें देना चाह रहे हैं, ठीक है। एंड क्लियर भी होना चाहिए, एम्बिग्यूअस नहीं होना चाहिए, कुछ पता ही नहीं कि किसके नाम पे है, कौन है, इसमें पता ही नहीं है कि कितने पैसे, कंसिडरेशन का अमाउंट क्या है, नहीं पता। इट शुड बी कम्युनिकेट, एंड जो ऑफर है वो प्रॉपरली ड्यूली कम्युनिकेट करना चाहिए दूसरी पार्टी को, कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है। मेरा थॉट नहीं होना चाहिए कि हाँ ये शायद कम्युनिकेट हो गया है। इट शुड बी, और लॉफुल भी होना चाहिए। लॉफुल की जब मैं बात कर रही हूँ तो यहाँ पे मैं दोनों बात को कर रही हूँ, यहाँ पे लॉफुल बोथ की बात कर रहा है, ऑब्जेक्ट एज वेल कंसिडरेशन की, दोनों की बात कर रहे हैं। एन ऑफर टू किल अ ह्यूमन कैन नॉट गिव राइट्स टू वर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपका ऑब्जेक्ट क्या है कि हम ह्यूमन को किल करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट ही गलत है, तो ये प्रपोजल, ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, एक अग्रीमेंट ही इनवैलिड माना जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं हो सकता। ये केस है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें हम बोलते हैं कि गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी जीडीए वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, 2003 का केस है ये, सुप्रीम कोर्ट का केस है ये। इन्होंने ऑब्जर्व करा था दैट व्हेन डेवलपमेंट अथॉरिटी अनाउंसेस अ स्कीम फॉर अलॉटिंग प्लॉट्स, इट इज एन इनविटेशन ऑफ ऑफर। ये आपका पीटी में काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है कि जब ये गवर्नमेंट अथॉरिटीज कोई प्लॉटिंग स्कीम्स जो करती हैं, तो क्या ये ऑफर प्रपोजल हो जाता है या अग्रीमेंट हो जाता है, बाइंडिंग हो जाता है, क्या इसका स्टेटस रहता है, ये क्वेश्चन आता है। तो हमें बहुत क्लियर रखना है कि वो मियर एक इनविटेशन टू ऑफर है, अभी कुछ मिला नहीं उसके बेसिस पे, ठीक है। तो पब्लिक मेड एप्लीकेशंस टू अवेल द बेनिफिट्स, कि अब जो जो आएगा उसके बाद फर्दर देखा जाएगा। बट वो जो ऑफर करना, जो अनाउंसिंग द scheme, that won't amount to the invitation to offer. The public made applications to avail benefits, and those applications made by members of public are valid offer. कम्युनिकेशन की बात यहाँ पे करें कि ऑफर कैसा होता है, कम्युनिकेशन होना ऑफ ऑफर बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए, है ना, और उसका एक्सेप्टेंस भी बहुत अच्छा होना चाहिए। कम्युनिकेशन की बात करते हैं, कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ अ पर्सन टू हुम इट इज मेड। यहाँ बात हो रहा है जब भी उस दूसरे पर्सन के, एक्सेप्टर की जब भी नॉलेज में आता है, तब वो कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाता है। और ये सेक्शन 4 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मेंशन्ड है। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, दैट पर्सन ए राइट्स वाया ईमेल टू पर्सन बी, विल यू सेल मी योर पार्कर पेन फॉर ₹500, ये लिखता है। अभी जब भी ये मेल रीच हो जाएगा, बी को रीच करेगा, तब ये कम्युनिकेशन को माना जाएगा कि कंप्लीट हुई है। कब ईमेल रीचेस बी, तब ये कम्युनिकेशन को कंप्लीट माना जाएगा। इसमें भी क्वेश्चन आता है, एग्जैक्टली यही आपको दे दिया जाएगा। इनफैक्ट सेक्शन 4 की बहुत सारी ना इलस्ट्रेशंस हैं, तो मैं आपको बहुत सजेस्ट करना चाहूंगी कि उन सभी इलस्ट्रेशंस को पढ़ लेना, क्योंकि बहुत हाई चांसेस है कि आपके ये क्लैट के एग्जाम में पूछे जाएंगे। उनमें से वन ऑफ द मैंने आपको यहाँ पे मेंशन करके दिया है। एक्सेप्टेंस की बात आती है, अब हमने ऑफर समझ लिया, अब ऑफर को हमने बोला था कि जब पूरी दूसरा फेज क्या पढ़ा था, मैंने क्या बताया यहाँ पे, दूसरा मैंने यहाँ बताया हुआ है कि एक्सेप्टेंस, सी एक्सेप्टेंस होगा, ऑफर समझ लिया, एक्सेप्टेंस होगा, और एक्सेप्टेंस फिर फर्दर के प्रपोजल बनेगा, राइट। एक्सेप्टेंस में कह रहा है कि द सेकंड स्टेप इज टू द एक्सेप्टेंस ऑफ दैट प्रपोजल डिफाइन, ये हमारा बी में एक्सेप्टेंस को डिफाइन करा गया है। और प्लीज मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, टू बी, टू ए क्या बोल रहा है, टू ए ऑफर प्रपोजल बोल रहा है, या क्या बोल रहा है, टू बी एक्सेप्टेंस बोल रहा है, ये आपको याद होना चाहिए, ये भी एग्जाम में आता है। बी एक्सेप्ट्स इज ऑफर ऑफ बाइंग दी हाउस, जो उसने ऑफर करा था, ये एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। सेक्शन 2B क्या कहता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, कि व्हेन दैट पर्सन टू हुम द प्रपोजल वाज कम्युनिकेटेड, ठीक है, टू गिव असेंट फॉर इट इज सेड टू हैव बीन एक्सेप्टेड द प्रपोजल। जब वो प्रपोजल को जिसको दिया जाता है, वो अपना असेंट दे देता है, दैट पर्सन गिव्स असेंट, अपनी हामी दे देता है, देन आफ्टर दैट गिविंग ऑफ द असेंट, इट इज सेड दैट द एक्सेप्टेंस हैज बीन मेड, एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल हैज बीन मेड। जस्ट ऑफर की तरह ही एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर शुड आल्सो बी डेफिनेट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, एम्बिग्यूअस नहीं होना चाहिए, और ड्यूली कम्युनिकेट करना चाहिए, किसको, यहाँ इस केस में प्रपोजर को कम्युनिकेट होना चाहिए। हार्वी वर्सेस फेसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, ये एक्सेप्टेंस पे है। इसमें बहुत बारी क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बारी क्वेश्चन आया हुआ है। कहता है कि प्लेंटिफ हार्वी जो होता है, टेलीग्राफ द डिफेंडेंट फेसी ऑफरिंग अ टू बाय अ जमैकन प्रॉपर्टी रेफर टू अ बम्पर हॉल पेन। तो ये बेसिकली बम्पर हॉल पेन, हार्वी वर्सेस फेसी बम्पर हॉल पेन के नाम के इस नाम से बहुत जाना जाता है। डिफेंडेंट रिप्लाई करता है, द लोएस्ट प्राइस इज £1000। प्लेंटिफ अग्रीड टू बाय इट एंड कम्युनिकेट द सेम टू द प्लेंटिफ इमीडिएटली। Communicate the same to the defendant immediately. Defendant did not sell him the court property.
Harvey sued Facey for contractual breach. क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि was there a concluded contract या concluded contract था between Harvey and Facey, जिसको हमने बम्पर हॉल पेन के लिए बोला था. डिसीजन क्या हुआ था? हाउस ऑफ लॉर्ड ने फिर ये ऑब्जर्व करा कि देयर वाज नो एक्सेप्टेंस बाय डिफेंडेंट टू प्लेंटिफ्स प्रपोजल. जो उसने एक्सेप्टेंस ही यहाँ पे मिसिंग थी. ओनली द लोएस्ट प्राइस को कोट करा गया था, बट डिजायर, बेचने का डिजायर सेल नहीं करा गया था. ठीक है, बस लोएस्ट प्राइस से को कोट करा गया था. ठीक है, हेंस इट वाज हेल्ड दैट देयर वाज नो एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट. कोई भी इम्पॉसिबिलिटी नहीं होगी. कम्युनिकेशन पे आते हैं, फोर्थ सेक्शन पे. अब एक्सेप्टेंस कब कम होता है? व्हेन अगेंस्ट, दो तरीके से जानेंगे. अगेंस्ट प्रपोजल, जो प्रपोजल ऑफर बनाता है और जो प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है. तो व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम आउट ऑफ एक्सेप्टेंस पावर. यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, पीटी पे क्वेश्चन आया हुआ है इस पे. जब भी एक्सेप्टर की पावर से अलग चला जाता है, व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन आउट ऑफ एक्सेप्टेंस पावर. अगेंस्ट एक्सेप्टर कैसे होता है? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ प्रपोजल, जो प्रपोजल दे रहा है उसके नॉलेज में जब बताता है, तो एक्सेप्टर की अगेंस्ट वो प्रपोजल एक्सेप्टेंस की कंप्लीशन मानी जाएगी. एग्जांपल से समझते हैं. जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रपोजल या ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्रॉमिस होता है. Aman proposes to buy Raghav sport bike. ठीक है, Raghav accepts Aman's proposal and writes him a letter of acceptance. The acceptance is complete against Aman. Aman जिसने प्रपोज करता है कि राघव को कि मेरी बाइक बाय करो, तो एक्सेप्टेंस अमन की तरफ कब कमिट होती है? व्हेन लेटर इज पोस्टेड बाय राघव. ठीक है, जब उसने राघव ने उसको पोस्ट कर दिया, आउट ऑफ हिज पावर टू टेक इट बैक. अब राघव जिस लेटर करता है, एक्सेप्टेंस राघव की तरह से कब कमिट होगी? तब होगी ना कि जब उसने अपनी एक्सेप्टेंस, हाँ मैं इस बाइक को बाय करूंगा, ये करके उसने पोस्ट कर दिया. अब पोस्ट करने के बाद अब उसके पास कोई राइट नहीं आ रहा कि वो उस पोस्ट को वापस कैसे ले. ठीक है, तो उसकी पावर से अलग हो गया. या फिर जैसे मान के चलो कि मैंने फोन पे लिख दिया कि यस आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल, तो उसको मेल कर दिया और उसके पास पहुंच गया, उसने रीड कर लिया. तो जैसे ही वो उसकी पावर से आउट हो जाएगा, यहाँ पे लेटर के केस में आउटसाइड द पावर टू टेक इट बैक, तब जैसे वो सीन आ गया तब वो एक्सेप्टेंस पूरी मानी जाएगी. एंड अगेंस्ट राघव, व्हेन अमन लेटर को रिसीव करेगा, तब राघव की तरफ से एक्सेप्टेंस को कंप्लीट कर माना जाएगा. अ प्रॉमिस इन्वॉल्व क्या करता है? एक प्रॉमिस में एक प्रॉमिसर होता है जो प्रॉमिस को बनाता है, और प्रॉमिस ही होता है जो उस प्रॉमिस को एक्सेप्ट करता है. ठीक है, नेक्स्ट हमारा है लॉफुल कंसिडरेशन. क्या बोलता है ये? आफ्टर प्रपोजल एक्सेप्टेंस द थर्ड स्टेप इज कि हमारा क्या होना चाहिए? एक कंसिडरेशन होना चाहिए हमारे जो प्रपोजल में. ठीक है, ऑफर हो गया, ऑफर के बाद एक्सेप्ट कर लिया गया, उसमें वो क्या बन गया? प्रपोजल. और फिर प्रपोजल में हम एक कंसिडरेशन को जोड़ेंगे. ठीक है, यही हमारा पूरा, मैंने आपको चार्ट पढ़ाया था. कंसिडरेशन क्या है? सब कुछ भी, जो कुछ भी इन रिटर्न ऑफ प्रॉमिस दिया हो, ऐसे लिखते हैं उसको. क्विड प्रो क्यों, इसका मतलब है समथिंग इन return. The legal maxim मतलब quid pro quo, that is something for something explains it. The example, A has to buy a price of rupees, has to pay a price of rupees 1 crore to buy to B to buy his house. B का हाउस खरीदने के लिए A को इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा. कंसिडरेशन हैज बीन डिफाइंड. अब कंसिडरेशन कहाँ डिफाइन करा गया? कंसिडरेशन हमारा 2C में डिफाइन करा गया. यहाँ से क्वेश्चन आता है और बोला क्या हुआ है कि व्हेन एट द विल ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसर डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग समथिंग इन, क्या तो प्रेजेंट में भी कंसिडरेशन हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, तब उसको कंसिडरेशन बुलाया जाता है. सेक्शन 24 जो हमारा है, उसमें हमारा कंसिडरेशन का क्या दिया गया है? कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं कि क्या एग्रीमेंट्स विद अनलॉफुल कंसिडरेशंस आर वॉइड बोलता है. एग्जांपल, ए क्या करता है? प्रॉमिस करता है. ए promises a seat in government medical college to B who does not have a good rank. B, ए की कोई अच्छी रैंक नहीं होती, बी की अच्छी रैंक नहीं होती, और ए इसको प्रॉमिस करता है कि तुम्हारी मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट बुक करा दूंगा. 1 करोड़ रुपए में बोलता है वो, बुक करा दूंगा. तो द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड सिंस प्रॉमिस एंड कंसिडरेशन बोथ आर अनलॉफुल. अनलॉफुल है ना, दोनों ही अनलॉफुल है. सेक्शन 25 यहाँ पे क्या करता है कि अग्रीमेंट जहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है आर वॉइड कहता है. ठीक है, agreement without consideration are void and hence there should be no contract without consideration. Clearly बोलता है as consideration, जहाँ पे contract, जहाँ पे consideration ही नहीं है, वो contracts को वो void कर बोल देता है. It need not be of a perfect value but anything given, anything, यहाँ बात हो रही कुछ भी जो भी return में दिया हो, किसका? consideration का. If A contracts to with B to sell his phone only for 250 rupees, when the actual amount was 10,000 rupees, the contract is still valid because both parties have agreed. यहाँ पे दोनों parties का consent है, उस
कंसिडरेशन अमाउंट पे, तो चाहे कितना भी अमाउंट हो वो वैलिड रहेगा। ठीक है, मैंने आपको नेक्स्ट स्टेप बताया था, प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन आता है तो वो अग्रीमेंट बन जाता है, राइट। इंटेंशन ऑफ गिविंग राइज टू लीगल ऑब्लिगेशन, ये हमारा फोर्थ क्या है, फोर्थ ऑब्लिगेशन है कि एक इंटेंशन होनी चाहिए। किस चीज की इंटेंशन होनी चाहिए? इंटेंशन होनी चाहिए लीगल ऑब्लिगेशन। देखो यही वाला पॉइंट था जब मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक आईफोन गिफ्ट करूंगा मैं, अगर रैंक अच्छी आई, ये वाला एग्जांपल दिया था ना, फर्स्ट रैंक आई तो ही आईफोन मिलेगा, ये एग्जांपल था ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या आया था कि क्या उसके पास राइट टू सू है, कैन द सन कैन टेक एनी एक्शन अगेंस्ट ए और हिज फादर? तो आंसर क्या था? नो, he cannot take any action because there is missing of what, intention of giving rise to legal obligation का इंटेंशन था ही नहीं, मिसिंग था, हेंस नहीं हो सकता। तो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे कि an agreement has all characters of a valid contract, एक अग्रीमेंट के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं एक्सेप्ट वन थिंग, a legal obligation to of enforcement, ये नहीं होता है सेक्शन 10 वाला। तो यहाँ पे जो लीगल ऑब्लिगेशन जो मिसिंग है यहाँ पे, उसकी वजह से जब हम लीगल ऑब्लिगेशन डाल देते हैं तो फिर वो अग्रीमेंट में अगर मैं ये देखो लिखा हुआ है कि लीगल ऑब्लिगेशन ऐड करते हैं फाइनली, तब जाके ये अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है, अग्रीमेंट फर्दर ट्रांसफर जाता है कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, सेक्शन 2H जो है हमारा अग्रीमेंट को डिफाइन करता है। अगेन ये आपका पीटी का क्वेश्चन आता है एंड मेनी टाइम्स दिस क्वेश्चन हैज कम। हेंस एग्रीमेंट क्या होता है, वाइडर टर्म में क्या हो जाता है, इट इज agreement becomes a wider term than contract giving rise to a proper thing. All contract are, अगर हम पढ़ते हैं तो सारे कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट है, सारे कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट है, बट सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्लियर है ये चीज? तो ये भी एक क्वेश्चन आता है आपका पीटी का, यहाँ पे मैंने मार्क करा हुआ है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट बट नॉट ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, सारे अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। बहुत ही लीडिंग केस है हमारा बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर केस, बहुत आता है। बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर केस में क्या हुआ था, मिसेस बाल्फोर थी, ये सिलोन बेस्ड कपल थे जो इंग्लैंड जाते हैं अपनी वेकेशन पे, जहाँ पे मिसेस बाल्फोर बहुत बीमार हो जाती हैं एंड उनको बोला जाता है कि आप वहीं इंग्लैंड में ही रहिए, और वैसे इंग्लैंड में नहीं बिकॉज शी इज सो सिक शी कैन नॉट ट्रैवल, और उनको जो हस्बैंड मिस्टर बाल्फर होते हैं वापस अपने घर पे आ जाते हैं। बिफोर रिटर्निंग द कपल साइंड एन अग्रीमेंट वेयर हस्बैंड हैड टू पे £30 पर मंथ एज मेंटेनेंस टू वाइफ फॉर हर एक्सपेंसेस के लिए। नाउ आफ्टर रिटर्निंग टू सिलोन, बाल्फर क्या करता है, बाल्फर्स रिलेशन विद द वाइफ गेट्स स्ट्रेन्ड एंड ही रिफ्यूज टू सेंड एनी मोर मेंटेनेंस मनी, और इसमें इस वजह से उसकी जो वाइफ होती है मिसेस बाल्फर सूट फाइल कर देती है। इश्यू ये आता है कि was there any contract between parties and was Mr. Balfour therefore under any legal obligation to pay maintenance due? डिसीजन क्या होता है, लॉर्ड एटकिन का डिसीजन है इसमें, that there are many agreements entered into by a husband or a wife or between members of a family with no intention to forming a legal obligation. Now, if all such agreements are allowed to be enforced by a court of law, the courts would be overburdened with the trifles, and the law does not take account of trifles. Agreement of this nature are outside the realm of कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर। तो इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स को उन्होंने बोला बिकॉज यहाँ पे लीगल इंटेंशन मिसिंग है। द एग्रीमेंट वाज प्योरली डोमेस्टिक एग्रीमेंट इन नेचर है, और इसकी वजह से कोई नेचर इंटेंशन नहीं है ऑफ गेटिंग इनटू लीगल रिलेशन, हेंस मिस्टर बाफर वाज नॉट लायबल टू पे द मेंटेनेंस अंडर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो अगर हमने अभी देखा तो ये जो लैंडमार्क केस है बाल्फोर वर्सेस बाल्फर का, अगर हम इसको समझने पे आए तो ये शो कर रहा है कि जहां पे इंटेंशन है एक लीगल रिलेशनशिप में आने के लिए, ओनली वेयर देयर इज इंटेंशन टू गेट इनटू लीगल रिलेशन कैन देयर बी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टी, एग्जांपल बिटवीन रिटेलर एंड परचेजर, कंपनीज एंड कंज्यूमर। इंटेंशन होनी चाहिए, इंटेंशन, इफ इंटेंशन इज मिसिंग द अग्रीमेंट कैन नॉट बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। द नेक्स्ट एसेंशियल कैपेसिटी होनी चाहिए, पार्टीज की कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो एंटर हो सके कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मैंने बताया था कैपेसिटी की बात अगर हो रही है तो इसका मतलब पहला तो ये है कैपेसिटी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या है, साउंड माइंड का है, दूसरा क्या है, मेजर है, और तीसरा क्या है, नॉट, बार्ड बाय लॉ है।
तीन चीजें हैं, राइट? The law do not prohibit people from contracting, and however they declare certain classes of person incapable of entering into contract. इसीलिए लोगों के लिए, people who want to enter into a contract, is necessary for them to know if they are contracting with the right person or not, जिससे bad coincidences बच पाए। तो अब क्या है कि incapacity is a state which defeats the whole purpose of the contract। अगर आप उस कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा है, जो लाइबिलिटी अराइज हो रही है, आप उसको ही फुलफिल नहीं कर पाए सर्टेन रीजन, जैसे आप एक टाइम में इंसेन हो, तो आपको पता ही नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट को कैसे करें, बिकॉज यू आर इन सच अ कंडीशन दैट यू कैन नॉट fulfill it, right? So in that condition, the Indian Contract Act of 1872 precisely mentions who are capable of entering into the contract. ये क्या कहता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? उसका सेक्शन हमारा सेक्शन 9 कहता है, 11 कहता है क्लियरली कि कॉम्पिटेंट कौन है, हु हैज द कैपेसिटी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे कैपेसिटी की बात करी गई है, कहाँ पे? सेक्शन 11 में, आईसीए के, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। कहता है कि एवरी पर्सन इज केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इफ नंबर 1 कहता है कि ये मेजर होनी चाहिए। हु इज अ मेजर? अब मेजर की डेफिनेशन कहाँ है? मेजर की डेफिनेशन आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं दी गई है, तो इसके लिए आपको इंडियन मेजोरिटी एक्ट पे जाना पड़ेगा, जो कहता है कि जो भी इंडियन 18 से ऊपर का है उसको माना जाएगा मेजर। अब वाई कैन माइनर्स नॉट कॉन्ट्रैक्ट? माइनर कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर सकता? दे आर नॉट इन एज वेयर दे आर फुल्ली दे कैन फुल्ली अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट द कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट। इफ अलाउड टू कॉन्ट्रैक्ट दे कैन बी ट्रिक्ड, उन्हें ट्रिक करा सकता है, इनटू अनप्रॉफिटेबल अग्रीमेंट्स में करा सकता है। और लोग, वो कौन ट्रिक करेगा? कोई भी पर्सन जिसकी इंटेंशन मैलिशियस इंटेंशन है, उसका फायदा उठा सकता है। दूसरा जो इसका हमारा एसेंशियल है, मतलब कैपेसिटी के अंदर दूसरा जो पॉइंट है वो हमारा है कि साउंड माइंड। पर्सन शुड बी फ्री फ्रॉम एनी मेंटल एलिमेंट, कोई मेंटल इलनेस नहीं होनी चाहिए। पर्सन विद पीरियोडिकली अनसाउंड माइंड कैन कॉन्टैक्ट, जैसे कभी कभी बीच में इंटरवल्स पे उसको अनसाउंड माइंड हो जाता है, ठीक है, रेकरेंट अटैक्स ऑफ इंसैनिटी आता है, बीच बीच में आता है, तो व्हेन दे आर साउंड, उस टाइम पे वो अपने अग्रीमेंट को साइन कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं। और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेशन में आता है, कौन सी? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में आता है। और तीसरा जो मैंने आपको बताया था कि उसको कॉन्ट्रैक्ट, उस पर्सन को डिस्क्वालीफाई नहीं करा गया हो कॉन्ट्रैक्ट करने में, तो दिस इंक्लूड्स एलियंस, पीपल आउटसाइड इंडिया, ऑफ एनिमी कंट्रीज के लोग, कॉन्विक्स हैं, इंसॉल्वेंट हैं, पर्सन्स अंटिल इज डिscharged from the insolvency by competent court। ये सारे मोहिनी बी वर्सेस धर्मोदास का जो केस है, ये हमारा माइनर अग्रीमेंट पे बहुत ही लीडिंग केस है, माइनर अग्रीमेंट पे वेरी लीडिंग केस है ये, ठीक है। फैक्ट बताते हैं इसके। धर्मोदास गोश्ता, डिफेंडेंट माइनर, द डिफेंडेंट माइनर हैड एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट टू मॉर्गेज हिज प्रॉपर्टी इन रिटर्न ऑफ मनी टू अ मनी लेंडर ब्रह्मोदत्त। अब क्या है कि ब्रह्मोदत्त जो है इसमें अटॉर्नी है, इसमें इसका क्या लॉयर था, कम्स टू नो अबाउट द एज, comes to know about his age and still proceeds with the agreement। और फिर वो अग्रीमेंट को प्रसूट कर जाता है। यहाँ पे क्या होता है, एज पता होने के बाद ही प्रोसीड कर जाता है। धर्मोदास refuses to return the money and files a suit for recovery of his land. The lower courts grant it in his favor. Now when post Brahmodas' death, his heir appealed to upper court. Ghosh pleads for non-enforcement of contract as he was minor. पॉइंट इज कि क्या अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज बी इन्फोर्स, क्योंकि एक माइनर है और एक मेजर है। कोर्ट डिसाइड करता है कि डिफेंडेंट जो था, जो प्लेंटिफ था, प्लेंटिफ का ब्रह्मोदत्त, उसको पता था कि डिफेंडेंट एक माइनर है। ये पता होने के बाद भी उसने अग्रीमेंट के अंदर आने के लिए प्रोसीड करा, ठीक है। तो कोई भी रिलीफ प्लेंटिफ को यहाँ पे ग्रांट नहीं करी जाएगी, क्योंकि जब आपको पता नहीं है तब आप एंटर कर रहे हो तो रिलीफ स्टिल ग्रांट करी जाएगी, बट इफ यू डोंट नो देन देयर इज एन इशू। येट प्रोसीड विद द अग्रीमेंट एट हिज ओन रिस्क। सेक्शन 11 में यही बात करी गई है आपका, नेचर ऑफ माइनर अग्रीमेंट इज वॉइड अब इनिशियो। अगर बिना मतलब ये पता नहीं था तो फिर वॉइड, माइनर के साथ कोई अग्रीमेंट करो तो पहले से वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ही वो वॉइड रहता है, और इस केस में हमारा कोई भी रिलीफ नहीं मिला था प्लेंटिफ को। फिर हमारा नेक्स्ट आता है जो एसेंशियल है, वो हमारा है फ्री कंसेंट का। जब हम फ्री कंसेंट का एसेंशियल पढ़ते हैं तो हमें ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी
मैंने ये शॉर्ट फॉर्म में लिखवा रही हूँ सो दैट आपको भी याद रहे। C फॉर कोर्जन, U फॉर अनड्यू इन्फ्लुएंस, F फॉर फोर्स और फ्रॉड, C फॉर कोर्जन, U फॉर अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस फॉर मिसरिप्रेजेंटेशन, एंड देन मिस्टेक, तो कफ मिसमिस। तो मतलब इन सब से तो दूर होना चाहिए, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए दोनों पार्टीज के बीच में, ये सब रीजंस नहीं होने चाहिए जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट में कोई पार्टीज एंटर करी हैं। अगर ये सब रीजंस नहीं है तो माना जाएगा कि पार्टीज फ्री कंसेंट से किसी एग्रीमेंट में एंटर करी गई हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि ऑल एग्रीमेंट्स आर सपोज टू बी बायलैटरल। बायलैटरल मतलब दो पार्टीज के बीच में, राइट। तो दो पार्टीज के बीच में अग्रीमेंट बायलैटरल कह रहा है, विच मीन्स कि बोथ पार्टी शुड गेन समथिंग एंड बोथ शुड बी लायबल टू ईच अदर। और इस तरह का जो अग्रीमेंट है वो पिलर बनाता है एड कंसेंसस आइडेंटिटी, मतलब प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड, दिमाग पे पता होना चाहिए कि किस चीज के लिए एग्रीमेंट में आए हैं, उसका क्या राइट है, मेरी क्या लाइबिलिटी है, मेरा क्या राइट है और उसकी क्या लाइबिलिटी है, ये पता होना चाहिए। नाउ सेक्शन 13 क्या कहता है? सेक्शन 13 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस कंसेंट, कंसेंट को डिफाइन करता है सेक्शन 13, जो फॉर मोस्ट रिक्वायरमेंट है कॉन्ट्रैक्ट की। It says that two or more people can be said to have consented for a thing if they agree upon the same thing in the same manner. सेम तरीके से अगर मैंने बोला कि हाँ मैं आइसक्रीम पार्लर को 10,000 में खरीद रही हूँ, तो आपको ही पता होना चाहिए कि ठीक है ओके आइसक्रीम पार्लर को 10,000 में खरीद लो, मैं बेच दूंगा। तो सेम वो होना चाहिए। अब मैं बोलूँ 10,000 में, आपने कहा कि नहीं 30,000 में, अब पता नहीं है लेकिन स्टिल हो गया। अब कंफ्यूजन है कि कितने प्राइस में होना चाहिए, कितने प्राइस में कॉन्ट्रैक्ट सेल होना चाहिए, पता नहीं है, अभी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इश्यू जनरेट हो रहा है, लेकिन माना इसलिए क्या जाएगा, माना जाएगा दैट द पार्टीज हैव ऑब्वियसली मीटिंग ऑफ माइंड नहीं हुआ है यहाँ पे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए एंड बी एंटर इनटू एन एग्रीमेंट फॉर डिलीवरी ऑफ कश्मीरी एप्पल्स, व्हाइल डिलीवरिंग बी मिस्टेकनली थिंक्स ए आस्क्स फॉर शिमला एप्पल्स। उसको लगता है कि शायद उसने कश्मीरी एप्पल से ए शिमला एप्पल क्यों बोलता। दे कैन बी नो कॉन्टैक्ट बिकॉज पार्टीज हैड अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट इन माइंड। मीटिंग ऑफ माइंड यहाँ पे मिसिंग था, दोनों पार्टीज को नहीं पता था कि क्या हो रहा है, क्या वो पार्टी कह रहा है। Sometimes contract are entered into not by free consent of the parties, but by a few vitiating elements. Vitiating elements कौन से हैं जो मैंने आपको बताए थे यहाँ पे, कफ मिस ये वाले एलिमेंट्स, ये सारे एलिमेंट्स विशिएटिंग एलिमेंट्स के डेफिनेशन में आते हैं, और जिसकी वजह से कोई जो पार्टी होती है वो कॉन्ट्रैक्ट में फ्री कंसेंट के साथ एंटर नहीं करती है। सेक्शन 14 जो हमारा है यही बातें करता है। 15 क्या बोलता है, कोर्जन बात करता है। मतलब कोर्जन क्या होता है, डूइंग और थ्रेटनिंग टू डू एन एक्ट जो हमारे आईपीसी में पनिशेबल है। जैसे कि मैं तुम्हें थ्रेट करता हूँ आईपीडी में कि मैं तुम्हारे बेटे को किडनैप करूंगा, किडनैपिंग आईपीसी में पनिशेबल है। तो इस थ्रेटन करने की वजह से कि कहीं ये मेरे बेटे को मार ना दे, मर्डर हो जाएगा, तो मुझे उसके साथ इस अग्रीमेंट में साइन करना पड़ेगा। तो ये वाला चीज अनड्यू इन्फ्लुएंस 16। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है, अपनी सुपीरियर पोजीशन, डोमिनेटिंग पोजीशन, आप अपनी पोजीशन को डोमिनेट करते हो किसी और को, उसकी वजह से वो एग्रीमेंट में एंटर कर जाता है। यूजिंग पोजीशन ऑफ पावर टू ऑब्टेन एडवांटेज बाय डोमिनेटिंग अ पर्सन्स विल टू एंटर इन अग्रीमेंट। फ्रॉड क्या होता है सेक्शन 17 का, knowing that a fact is not true and still telling the other party it is true, or actively concealing something or having no intent। अब यहाँ पे मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप एक्टिवली जान पूछे किसी फैक्ट को कंसील कर रहे हो और आपकी विच इज सच नहीं है, और आप स्टिल, आपको पता है कि फैक्ट सच नहीं है बट आप स्टिल उस फैक्ट को सच की तरह बोल रहे हो, और उसको छुपाने की, अब उसकी जो गलत चीज है उस चीज को हाइड कर रहे हो कि ये झूठ है, और ये इसके वजह से आप उस पर्सन को एंटर करवा रहे हो, तो ये भी फ्रॉड हुआ। मिसरिप्रेजेंटेशन 18 में मेंशन्ड है। यहाँ पे आप मिसलीड करते हो, मिसरिप्रेजेंट दूसरी पार्टी को, किस वजह से, जिसकी वजह से दूसरा पार्टी जो है मिस्टेक कर जाता है। कोई चीज किस चीज को मिस्टेक करता है, किस चीज को समझने में जो ट्रू है बट वो सच में ट्रू होती नहीं, बट उसको लगता है कि ये ट्रू है। अब ये जो विशेडिंग फैक्टर्स हैं अगर ये कॉन्ट्रैक्ट में हो गए तो एक कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट की रिजल्ट क्या होगा, उसका स्टेटस क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट मान जाएगा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी, जब भी पार्टीज को पता चलता है उस
चीज के बारे में, विशिएटिंग फैक्टर्स के बारे में, तो वो कोर्ट में उस दूसरी पार्टी के अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। जो मिस्टेक है वो हमारे सेक्शन 20, 21 एंड 22 में डिफाइन करा गया है, और ये कहता है कि जब दोनों पार्टीज आर इन अ फैक्चुअल मिस्टेक, फैक्ट के बारे में, ना कि लीगल, क्योंकि लीगल मिस्टेक कैन नेवर बी जेन्युइन मिस्टेक जिसके लिए आपको माफी दी सकते हैं। तो ये क्या है, व्हेन बोथ द पार्टीज आर इन अ फैक्चुअल मिस्टेक द एग्रीमेंट इज वॉइड। पता ही नहीं, फैक्ट ही डिफरेंट पता था, बिकॉज द होल ऑब्जेक्ट एंड द पर्पस ऑफ द एग्रीमेंट इज लॉस्ट। उसने बोला कि मैं 10 हॉर्सेस दूंगा, उसको लगा कि वो हॉर्सेस नहीं कह रहा है, वो कह रहा है 10 लाख रुपए दूंगा, तो ऑब्जेक्ट ही डिफरेंट है। लॉफुल ऑब्जेक्ट की बात है, हमारा नेक्स्ट एसेंशियल है हमारा, व्हाट इज इन्फोर्स्ड बाय लॉ कैन नेवर बी अनलॉफुल। अगर कोई लॉ, किसी चीज को आप लॉ के थ्रू इन्फोर्स कर सकते हो तो इसका मतलब वो पूरी तरह से लीगल होगी, क्योंकि लॉ कभी भी इलीगल चीज को इन्फोर्स नहीं करेगा। अब क्या है कि सिंस कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट, वो कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट विच आर इन्फोर्स्ड बाय लॉ, राइट, तो ऑब्जेक्ट क्रिएटिंग कॉन्ट्रैक्ट कैन नेवर बी अनलॉफुल या इलीगल ऑब्जेक्ट्स। अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल देयर वाज a contract killing is not a contract, killing is not a valid contract. Obviously you cannot say that B should be killing A and I will pay in return, I will pay 10,000 rupees. It's an illegal contract, right? Invalid contract. Now because the object of this contract is what? The object of this contract is that A will kill B in return of 20 lakh rupees. So the object is illegal, which means it makes the contract अब इनिशियो, मतलब void अब इनिशियो, void, null and void from the very beginning उसको बना देता है, ठीक है। Now A gets into an agreement to sell his children to child trafficking rackets. उसको agreement आता है कि मैं बच्चों को child trafficking में बेचूंगा। अग्रीमेंट ऑब्जेक्ट ही बहुत ही इलीगल है, कभी भी इन्फोर्स नहीं कर सकते सब्जेक्ट को, तो इसलिए ये भी void अब इनिशियो है और ए को सीरियस चार्जेस के थ्रू फेल करना पड़ेगा। 23 का कहता है कि टेल अस कि कौन से कंसिडरेशन लॉफुल है, कौन से कंसिडरेशन अनलॉफुल है। तो कहता है कि ऑल ऑब्जेक्ट्स इन कंसिडरेशन वुड बी लॉफुल अगर फॉरबिडन बाय लॉ नहीं है, अगर विल बी अनलॉफुल। अनलॉफुल क्या होगा, अगर वो काम जो है कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट मना करा गया किसी लॉ में, जैसे किडनैपिंग इज अ पनिशेबल ऑफेंस और आप स्टिल किडनैपिंग कर रहे हो, राइट। कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रडिक्टरी टू प्रेजेंट लॉ, प्रेजेंट लॉ में उसका कोई कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं, कॉन्ट्रडिक्टरी कर रहा है प्रेजेंट लॉ से। हिंट एट इंजरी टू वन पर्सन, मतलब इससे मैं उसको मार दूंगा, किल ए पर्सन बी एंड देन टेक 20 लाख रुपीज, तो इंजरी है। कोर्ट टेक्स इट एज इमोरल और अनजस्ट कॉज, कोर्ट को लगता है ये एब्सोल्युटली इमोरल और अनजस्ट कॉज है, ठीक है। तो अभी आज हमने सारे एसेंशियल्स कर लिए हैं। विद दिस हमने यूनिट 2 क्विकली खत्म कर ली है, बट मैं जल्दी से इसको आपको रिवाइज करवाना चाहूंगी। हमने पढ़ा व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, हमने स्पेसिफिकली पढ़ा कि एसेंशियल्स क्या है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स को अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें एक ऑफर होता है और दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट कर रही होती है। ऑफर बिल्कुल सही तरीके से होना चाहिए, ठीक है, एक्सेप्टेंस भी बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेट होनी चाहिए, दैट वी स्टडी। हमने पढ़ा ऑफर होता है, प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हो, फिर ये क्या बन जाता है, प्रॉमिस बन जाता है, प्रॉमिस के साथ आप एक कंसिडरेशन लगा देते हो जो कि लॉफुल होना चाहिए, और इस कंसिडरेशन को लगाने के बाद वो एक अग्रीमेंट बन जाता है, और अग्रीमेंट फर्दर क्या बन जाता है, अग्रीमेंट फर्दर बन जाता है एक कॉन्ट्रैक्ट, राइट। देन हमने पढ़ा कि कैपेसिटी होनी चाहिए, माइनर होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, ठीक है, और बार्ड बाय लॉ नहीं होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए। वो कैपेसिटी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, मतलब कोर्जन नहीं होना चाहिए, अंडी इन्फ्लुएंस होनी चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए और मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। दोनों पार्टीज जब गवर्नमेंट में जा रही हैं तो उनको ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए और लॉफुल कंसिडरेशन, दोनों ही लॉफुल होना चाहिए। सो विद दिस हमने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉस भी करे थे, जैसे बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर केस हमने करा है इसमें। तो वी हैव आल्सो कवर्ड केस लॉस व्हिच have a high probability to come into the question papers examination. Then हमने पढ़ा गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 2003 का केस है। हमने हार्वी वर्सेस पेसी का केस भी पढ़ा है। So we have actually covered 3 case laws as well in this. And with this, the essentials of, and we have covered various IPC sections. We have various Indian Contract Act sections and Section 3 of Indian Majority Act as well. So with this, I am concluding today's session. We'll get back tomorrow on second session of contract, which is unit 3. Thank you so much.